2020-21 के फाइनल एग्जाम के टॉपर से वार्तालाप करेंगे जो आपके सामने उपस्थित है, और उससे मैं एक छोटा सा विवाद टिप्पणी लेना चाहूंगा कि उसकी सफलता के पीछे रहस्य क्या है। तो सबसे पहले मैं छात्रा से पूछना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका? अच्छा, छात्रा ने आपने पहली प्रतिक्रिया में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपको परिणाम के बारे में पता चला तो आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसमें। अच्छा, उसके साथ आपने क्या फील किया, क्या अनुभव किया? जो मैंने मेहनत की थी पूरे वर्ष, उसका परिणाम मेरे सामने बहुत अच्छा मिला मुझे, तो बहुत अच्छा अनुभव किया मैंने। जैसा कि मुझे याद हो रहा है कि आप यहाँ से BA फर्स्ट टॉपर थे, और BA फर्स्ट टॉपर रहने के बाद BA पार्ट सेकंड में एक आपात स्थिति पैदा हुई, कोरोना संकट पैदा हुआ। उस कोरोना संकट के दौरान क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ भी आगे एग्जाम होगी नहीं होगी, होगी तो क्या रहेगा, मेरा जो कंटिन्यूसी है वो रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, उसके बारे में आपका क्या तथ्य है? जब BA पार्ट सेकंड में हम तैयारी कर रहे थे, कॉलेज भी रेगुलर लग रहे थे, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई एग्ज़ाम के दौरान कि एग्ज़ाम नहीं हो पाए कोरोना काल के कारण, बट फिर भी कॉलेज के जो मार्गदर्शक थे उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया और समय समय पर ये बताते रहे कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, और ये स्थिति हमारे साथ में एकदम स्पष्ट कर दी गई कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। पर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, पर फाइनल में जब हम प्रवेश ले चुके थे और ये स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि हम BA पार्ट सेकेंड में हम प्रमोट हो चुके हैं, तो उसके बाद हमें हर चीज़, हर एक बुक अवेलेबल करवाई गई कॉलेज के द्वारा कि हम फाइनल की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें, और उसी का परिणाम ये आज मैं मानती हूँ कि समय रहते हमें फाइनल का जो परीक्षा परिणाम है वो अच्छा मिले, इसके जरिए से हमें तैयारी करने का अच्छा मौका मिल पाया। कोरोना काल के अंदर आपने अपना जो पढ़ाई का स्टेटस है वो कैसे जारी रखा? सिर्फ बार बार ये मन में आता था कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और फिर भी कभी मन में आ ही जाता था कि नहीं जरूर होंगे, क्योंकि पहले जो फाइनल के बच्चे थे बहुत भयंकर स्थिति थी कोरोना काल की, फिर भी BA फाइनल के एग्ज़ाम हर हाल में हुए थे, तो कॉलेज में बार बार ये बताया गया कि नहीं आपके भी एग्ज़ाम होंगे, और ये मन में था कि हम होंगे एग्ज़ाम, हम उसी के दौरान तैयारी करते रहे। चलो ये तो अच्छी बात है, आपने अपने घर वालों का नाम रोशन किया, जहाँ पढ़ रहे हो उस संस्था का नाम रोशन किया। आप शायद 10वीं क्लास के भी टॉपर है। टॉपर तो नहीं सर, चौथे स्थान पर। कितने मार्क्स थे आपके? 81.7%। और +2 के टॉपर थे आप गवर्नमेंट स्कूल से, और आप भी आप टॉपरी हो। टॉपर क्या हो आप? तो आप सीनियर टॉपरी हो, क्योंकि आपके सानिध्य में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। इसका मतलब आप खुद को गौरव फील महसूस कर रहे हो, इसके साथ आपके परिवार में भी अपार खुशी का माहौल है। तो इस खुशी के माहौल के दौरान आपने अपने करियर के बारे में भी तो सोचा होगा कुछ? मैं वो जानना चाहूँगा। सिर्फ मेरा जो लक्ष्य है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ज्योग्राफी से, और उसी के दौरान मैं BA के साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, और इसके साथ जो BA की किताबें हैं, जो बुक्स हमें BA में पढ़ने को मिलती हैं, वो हमारी तैयारी में बेहतर साबित हो सकती हैं अगर हम उन्हें कंपटीशन की लेवल की तरह पढ़ें। अच्छा, आपने अपनी राय रखी कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं +2 के बाद 90, 92, 95 बहुत सारे मतलब नंबर सुनने आ जाते हैं +2 के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं हम RS करेंगे, RS की तैयारी करेंगे, तो क्या आपके दिमाग में कभी RS के बारे में ख्याल नहीं आया? नहीं सर, मेरा जो लक्ष्य है वो
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मेरा लक्ष्य आईएएस बनना नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा जो है वो सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व देती हूँ। और जो बीए है वो में उसे हम हल्के में लेते हैं कि बीए है पास हो जाएंगे, जुड़कर लिखते हैं तो भी पास हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बीए में तथ्यात्मक चीज़ें लिखने पर भी ज़्यादा नंबर आते हैं। मैं इस बात को नहीं मानती कि हम बढ़ा चढ़ाकर लिखने से पास हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए नंबर मिलेंगे। मेरी राइटिंग नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो आकर्षक प्रतीत हो सके मेरी कॉपी। मैं नहीं मानती कि लिखावट से नंबर मिलते हैं, क्योंकि आज आपके सामने मेरा परिणाम है। मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत सारे आकर्षक प्रतीत हो सके और आकर्षण के कारण एग्जामिनर नंबर दे सके। और जो एग्जामिनर है वो कॉपी को पढ़ करके देखता है, और ये भी नहीं है कि हम रटकर जो चीज़ें कॉपी में प्रदर्शन करते हैं उनमें नंबर मिलते हैं। नहीं, हमारे भाव एग्जामिनर देखता है, और उसी के भाव के आधार पर हमने जैसे हमें कोई लेसन दे दिया, उस लेसन से क्या उसका सारांश निकल रहा है, क्या हमने उसमें सीखा है, वो चीज़ें ये मेंटेन करती है एग्जामिनर। ये हमसे मांगता है, ये नहीं कि हमने जो पास बुक से या नर्मिक सीरीज से जो पढ़ करके लिखा है वो ज़्यादा मेंटेन नहीं करता है। अच्छा, तो आपने तो ये कह दिया कि एग्जामिनर कॉपी देखकर चेक करता है, और मैंने तो सुना है कि एग्जामिनर ऐसे ही चेक करते हैं। नहीं सर, अब मैंने ये सुना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वैसे चेक करती है, वैसे कॉपी में वैसे ही नंबर आ जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो ये था कि 5% बड़े करने पर नंबर मिल जाते थे, बट आजकल जो 800 जैसे प्रश्न आ रही है तो 2 नंबर का है, और किसी कवि की रचना पूछ ली तो क्या हम उसमें कुछ भी लिखकर नंबर पा सकते हैं? तो ये गलत बात है, हम नहीं पा सकते हैं उसमें नंबर। जो चीज़ एग्जामिनर मांग रहा है हम उतना ही लिखेंगे तो अच्छे नंबर हम पा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ये कहा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ऐसे आदमी से होता है, क्योंकि वो छोटी पोस्ट नहीं है, और उसके लिए भी बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शायद अभी यूजीसी ने एक नया नियम निकाला है कि आने वाले 2-3 साल के बाद पीएचडी के साथ ग्रेड भी अनिवार्य हो जाएगा। तो आपने तो बीए कर लिया है, अब आपका अगला जो लक्ष्य है कि आपने कहा मुझे ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी भारी भीड़ हो गई है, तो फिर आप इसमें अपना टारगेट को कैसे लक्ष्य तक पहुँचा पाओगे? सिर्फ भीड़ हर जगह होती है। अब यूजी पीजी के एग्जाम हुए, क्या उसमें भीड़ नहीं थी? भीड़ थी उसमें, पर जो मेहनत इंसान करता है उसकी सफलता उसे जरूर मिलती है, मेरा यही मानना है। अच्छा, मैं मतलब मेहनत आप फर्स्ट पॉइंट पे रखना चाहती हो, तो आपकी जो ये तैयारी का जो शेड्यूल है, जो आपका मतलब आप नियमित कॉलेज आते हैं, तो नियमित कॉलेज आने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिला? यस सर, जो मैंने जैसे 12वीं क्लास की तो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई छात्रा हूँ। मैंने 8वीं से 12वीं तक की जो मेरा अध्ययन है वो मैंने सरकारी स्कूल से किया है। तो जैसे एग्ज़ाम होते थे हमारे शिक्षा से पहले जो टेस्ट होते हैं वो लेते थे, तो हमें फुल टाइम दे देते थे। ये नहीं था कि ये जैसे इतने टाइम में आपको एग्ज़ाम होगा तो इसे ही आपको टेस्ट भी करनी है। तो जो चीज़ मैंने कॉलेज में आके सीखी तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने समय पर पेपर पूरा करना सीखा था। हमेशा मेरा पेपर अधूरा ही रहता था, पर फर्स्ट ईयर एक ऐसी क्लास थी मेरे जीवन की जिसमें मैंने पेपर पूरा किया था। ये मेरे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि मैं समय पर पेपर कभी पूरा नहीं कर पाती थी। और यहाँ जब बार बार टेस्ट लिए गए तो पहले जब मैंने शुरू में यहाँ टेस्ट दिए तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए थे, क्योंकि मैं वही आदत थी मेरी, परसेंट छूट जाते थे। पर बाद जैसे 3 घंटा में एग्जाम होते हैं, उसी प्रकार यहाँ टेस्ट भी 3 घंटे के दौरान लिए गए और 1 मिनट भी फालतू नहीं मिली। और उसी प्रकार तैयारी करवाते गए जिसे कहते हैं करत अभ्यास के जन्म की खोज सुजान। तो बार बार मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के देखा काफी कोरोना काल के अंदर थोड़ी स्टूडेंट्स के अंदर क्या है कि काम चोरी की भावना पैदा हो गई है, और देखा गया है कि बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो जो इंटरनल टेस्ट हम लेने की कोशिश करते हैं उससे भाग रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आलस मन में जरूर आता है और मन में ये भी आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा
कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ मुझे याद नहीं हो रहा है, या फिर गलती जैसे आपने एग्जाम में गलती कर दी, टेस्ट में की है, तो बाद में आप उस पर्सन को घर जा करके एक बार जरूर देखोगे कि मैंने यहाँ क्या गलती की है, क्या मैंने गलत लिखा। तो आप घर जाके एक बार उसे देखोगे तो भी आपके मन में ये जरूर आएगा कि हाँ इसका उत्तर ये था। तो हमेशा आपको ये चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि गलती करके जो सीख मिलती है उससे बड़ी सीख हमें कहीं नहीं मिल सकती है। किरणदीप, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या, उसके अंदर आपने कोई प्रचुनिटी बना रखी है या नॉर्मली आपकी दैनिक दिनचर्या चलती है, जैसे टीवी देखना, शोर सुनना, कंप्यूटर चलाना, इधर उधर घूमना, क्या प्रक्रिया आपकी दैनिक जीवन में जैसे हर इंसान की कुछ हॉबीज होती है, तो मैं भी अपने हॉबी के अनुरूप कार्य भी करती हूँ, घर पे काम भी करवाती हूँ, और जो नियमित अध्ययन है वो मैं जरूर करती हूँ, और उसमें कोई कमी नहीं आने देती। जैसे 2 घंटे मुझे पढ़ना है तो मुझे कैसे भी निकाल कर मुझे पढ़ना ही है। तो आप जो आपकी जो भी दिनचर्या है उसमें आप अध्ययन को जरूर शामिल कीजिएगा। इसका मतलब आप टीवी वगैरह नहीं देखते? अच्छा, उसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? हॉबी जैसे पढ़ना भी मेरी हॉबी में ही है एक, और पौधे लगाना या फिर घर में थोड़ा काम करवा देना, उसमें भी आ जाता है। अच्छा, तो आपने यहाँ 3 साल लंबा टाइम गुजारा है और वो भी कंटिन्यू के साथ गुजारा है। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई 3 साल के अंदर कॉलेज लगा और कॉलेज में आपने शायद कोई मेरे 5 या 10 छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टी ली होगी शायद ही, मुझे नहीं लगता। 10 तो लास्ट है आपकी। इस दौरान आपके साथ स्टूडेंट, स्टाफ और अनदर जो है उनका बिहेव कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार रहा, और जो टीचर्स हैं उनका तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव रहा, और उनका जो पढ़ाना है तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ कर के आई थी, और सर वहाँ टीचर कंपटीशन जो कंपटीशन है वो फाइट करके ही करते हैं, और यहाँ जैसे प्राइवेट टीचर है तो हर एक इंसान के मन में आता है कि जैसे प्राइवेट सरकारी टीचर से अच्छा प्राइवेट टीचर नहीं पढ़ा पाता है, तो वो बात गलत है, क्योंकि प्राइवेट टीचर सरकारी टीचर से अच्छा पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा मेहनत करवा सकता है। क्योंकि सरकारी टीचर के मन में ये आता है कि मेरी तनख्वाह तो मेरी जो सैलरी है वो हर महीने आनी है, और वो उतनी मेहनत नहीं करवा पाता है। पर जो प्राइवेट टीचर है, अगर उनको जो कुछ आता भी नहीं है तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि मैं देख करके बता दूँगा, उसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, पर जैसे ही मिलती है आपको जरूर मैं बताऊँगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी प्राइवेट कॉलेज होकर के भी। मैं इंसान ग्रामीण परिवेश से संतुष्ट है। यस सर। तो आपने यहाँ संस्था के अंदर जो संस्था के निदेशक महोदया है, तो उनके बारे में आप कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? यस सर। और निदेशक महोदया के बारे में जो भी कुछ कहूँ मैं वो कम ही है। जैसे किसी बच्चे की कुछ हो गया या कोई तबीयत खराब हो गई तो उनकी इतनी केयर करती है जैसे एक माँ भी नहीं कर सकती है। ये मुझे उनकी सबसे बड़ी बात लगती है। और एक निदेशक महोदया होकर के भी अपनी कोशिश से चैन से भी काम कर सकती है, बट बच्चों को पढ़ाती है, नियमित क्लासें लेना, टेस्ट लेना, हर एक बच्चे को एक ऐसे गाइडेंस देती है जिसे एक माँ भी नहीं देती है। तो ये बात मुझे बहुत बड़ी लगती है उनकी। अच्छा, मेरे सामने कई बार एक विचारणीय बिंदु आ जाता है, और बहुत सारे अजीज मित्र लोग हैं, करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे ये कहते हैं कि आप इतना स्टाफ है वो सारा लेडीज है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, जरूरी नहीं कि लेडीज स्टाफ ही हो, बच्चों को बाहर भी जाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो कॉलेज में ही आएगी, घर में भी उनके भाई हैं, पापा है, वो क्या लेडीज ही थोड़ी ना है। तो हर चीज़ सीखने के लिए लड़की को बाहर निकलना पड़ता है। तो गर्ल्स कॉलेज में लेडीज हो ये जरूरी नहीं है। एक जो शिक्षक है वो समान रूप से सिखाता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो मेरे जो मत है वो यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है लेडीज हो या जेंट्स हो, हमें सीखने को मिलता है इस महाविद्यालय में, तो हम उनसे सीखें। हाँ रणदीप, मुझे ये लग रहा है कि आप कई दफा इरिटेशन में आ जाती हो, घबरा जाती हो। कई बार मुझे
आपने कोई एग्ज़ाम को ज़्यादा सीरियसली और फिर उसकी एजुकेशन आई, एजुकेशन आने से फिर आपने वो पेपर छोड़ा, जैसे आपने पीटीटी के एग्ज़ाम में छोड़ा, तो ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ मैं घबराने के कारण पेपर पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि घबरा गई और टाइम नहीं मिला। उसके दौरान टेंशन में हम इंसान सोचना भी बंद कर देता है, तो वहाँ मुझे टाइम नहीं मिला और मेरे परसेंट छूट के मुझे टाइम मिल गया जो परसेंट कर रही थी मैं। ये तो चलो नॉर्मल एग्ज़ाम है। मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे दी, तो आपको पता है उस समय आपने 15% छोड़ दिए, तो आपके भविष्य के साथ क्या हो सकता है? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस समस्या से निराकरण करेंगे। यदि संस्था से कोई सहयोग तो आप संस्था से लीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन मुझे इतना भी लग रहा है कि शायद आपका कभी पॉलिटिकल सब्जेक्ट बेस्ट हुआ करता था, तो आप अचानक पास कैसे पलटेंगे? पॉलिटिकल साइंस है सर मेरे पास। बिल्कुल है, लेकिन कभी वो आपका फेवरेट हुआ करता था, फिर आपने पासा कैसे पलट दिया, ये पूछ रहा हूँ। सर मेरे लिए तीनों ही सब्जेक्ट समान है, बट मैंने जो 11वीं और 12वीं क्लास में ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, तो वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट बन गया। तो यहाँ आकर के मैंने हिंदी और ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट मेरे लिए नया था, और वो नया सब्जेक्ट था और उनकी बराबरी करने के लिए उनका वो सब्जेक्ट तीनों का समान स्तर करने के लिए मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़नी पड़ी। तो उस वजह से आपने ज्योग्राफी की तरफ आपको झुकाव मतलब ज़्यादा हो गया, ये कहना चाहिए आप। अच्छा चलो अच्छी बात है, ये तो गवर्नमेंट से आया हुआ ज्योग्राफी नहीं था, यहाँ पर आपकी पकड़ हो गई, ये भी अच्छी बात है। अब आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त स्टूडेंट को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ सिखाई जाने वाली उस श्रम, उस धैर्य, मार्गदर्शन और शैक्षिक वातावरण के शिक्षकों की विद्वता और अनुशासन के आवरण को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि नियमित अध्ययन जरूर कीजिए। जो यहाँ सिखाया जा रहा है, जो जितना यहाँ करवा दिया, उसको घर जाकर एक बार रिविजन जरूर करें। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में जाना चाहती हैं, यही बात है? बेशक आपकी प्रतिभा पर कोई शक नहीं, संस्था को शक नहीं है, स्टाफ को शक नहीं है, मेहनती लड़की हो इसमें भी कोई शक नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, इसके सभी कायल है। इसके लिए आपको एक कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। पहले नेशनल टेस्ट नेट को तोड़ना होगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा पाएंगे, और इसके लिए आपको यहाँ से कम मेरा ये मन कहता है कि 5 साल की जरूरत है। तो क्या आपको घर वाले 5 साल दे देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मिलेंगे 5 साल। हाँ, गर्ल्स की सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि उनको टाइम छोड़ जाए उनके पास। तो आप अपने घर वालों को पूर्ण कॉन्फिडेंस करते हैं कि अभी आपको वो 5 साल देंगे, क्योंकि आपका करियर उज्जवल है, मुझे पता है, आपकी जॉब निश्चित है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने जब फर्स्ट दिन कॉलेज में आप आए थे, उसके बाद दूसरे दिन ही मैंने ये तय किया था, और उसी बात पर मैं आज नहीं हूँ। इसमें कोई किंतु नहीं है, क्योंकि आपकी लेबर है वो 3 साल में एक जैसी रही है, उसमें कभी कमी नहीं है। मतलब हमारे कहने के बाद भी आप और कॉन्फिडेंस नहीं हुए कि इन्होंने कह दिया तो मेरा तो काम फिक्स ही है, वो लगी जाऊंगी, लगातार कंटिन्यूसली नहीं है। फिर भी आप इतना जितना कॉन्फिडेंस घटे आप पर था, उतना कॉन्फिडेंस आप अपने गार्जियन में रखते हैं या निकट भविष्य में वो आपको 5 साल दे देंगे? मुझे मेरे माता पिता, मेरे पूरी जो जॉइंट फैमिली है, उन पर पूर्णतः मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे वो टाइम देंगे। अच्छा, तो चलो आपने स्टूडेंट्स को संदेश दे दिया है, अब आप इस संस्था के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो संस्था है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं सभी टीचर्स, और अपना जो मुकाम जो नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो इसी प्रकार मेरा भी रिकॉर्ड टूटे और जो नया रिकॉर्ड बने वो भी टूटे, लगातार रिकॉर्ड टूटते जाए और एक यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल जरूर करे। ये मेरा पूरी उम्मीद है मुझे इस संस्था से। आपने संस्था के लिए संदेश दे दिया और स्टूडेंट्स के लिए संदेश दे दिया, एक समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त समाज में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ हर एक माता पिता को
अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि हमारे समाज में यही होता है कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए उसकी दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, नहीं कि उसकी शिक्षा में लगाने के लिए। तो समस्त समाज के हर एक माँ बाप को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करें, नहीं कि उसकी दहेज के लिए। राजस्थान महिला साक्षरता में बहुत ही निम्न स्तर पर है। राजस्थान प्रदेश महिला साक्षरता में निम्न स्तर पर है, तो क्या इस स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमें क्या अत्यंत प्रयास करने चाहिए? सर, जैसे गर्ल्स के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है, जैसे गार्गी पुरस्कार, ऐसे प्रोत्साहन मिल रहे हैं लड़कियों को, और हर एक माँ बाप की जो अपॉर्चुनिटी है कि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाए और समाज में उनको एक अच्छी श्रेणी में लाने का प्रयास करें। समस्त जो कॉलेज स्कूल हैं सभी को मिलकर के एक प्रयास करना होगा, समस्त समाज को मिलकर के, पूरे राजस्थान को मिलकर के एक प्रयास करना होगा कि उनकी पढ़ाई को अच्छा स्तर मिल सके। देश की मौजूदा स्थिति पर आप क्या कहना चाहिए? देश की मौजूदा स्थिति पर आप क्या कहना चाहिए राजनीतिक तौर पर? देश की जो राजनीतिक स्थिति है वर्तमान में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं राजनीतिक स्तर में, और जो लड़कियों के लिए या फिर नई नीतियाँ लागू करना, तो राजनीतिक स्तर और भी अच्छा जाए, हमें ये उम्मीद है। और राजनीतिक स्तर वैसे वर्तमान में अच्छा ही मैं मानती हूँ मोदी जी को। चलो, ये तो आपका देश के प्रति विचार था, राज्य के प्रति आपने विचार रख दिया, महिला साक्षरता के प्रति रख लिया, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर एजुकेशन नसीब नहीं हुई। उनके लिए यदि आपको यह कह दिया जाए कि आप इनको हायर एजुकेशन नसीब करवाने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे, तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो बच्चियों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी जरूरी है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों को, कई बच्चियाँ होती हैं जिनको प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती हैं, तो फिर उनको जो प्राथमिक शिक्षा मिल गई, माध्यमिक शिक्षा भी मिल गई, फिर वो कॉलेज में नहीं जा पाती हैं, जैसे बाहर कॉलेज गाँव में नहीं है। तो हर एक माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा कि उसकी बच्ची बाहर पढ़ सके, हर एक हायर एजुकेशन मिल सके उनको। मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या आप पर्दा के पक्ष में है या नहीं? मैं पर्दा के पक्ष में नहीं हूँ सर, बट मेरी फैमिली में पर्दा प्रचलित है, उनको तो मैं बंद नहीं करवा सकती हूँ वर्तमान समय में, बट आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं मैं चाहती हूँ कि वो पर्दा नहीं रहे। नहीं, आप ये कह रहे हो तो हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश है, जो भारतीय संस्कृति है, वो पर्दा को स्वीकार करती है, और आपने कह दिया कि मैं भविष्य के अंदर पर्दा के मतलब खिलाफ, तो फिर हमारी संस्कृति तो डामाडोल हो गई। नहीं सर, पर्दा प्रथा संस्कृति के खिलाफ नहीं हो सकती है। जो हमने परिधान धारण कर रखा है उसमें पर्दा प्रथा ये जरूरी नहीं है कि संस्कृति को अच्छा बनाती है या बढ़ावा देती है। जैसे ग्राम पंचायत में जैसे मुखिया सरपंच होते हैं, तो वो एक पर्दा प्रथा के माध्यम से वो बोल भी नहीं पाएगी, जैसे वो बोलती है पर्दा निकाल कर घूंघट निकाल करके बोलती है, तो अच्छा भी नहीं लगेगा, और वो कहीं ना कहीं ये सोच उसमें विकसित हो जाएगी कि मैं बंधन में हूँ, और वो खुल करके अपने विचार भी प्रकट नहीं कर पाएगी, अपने कार्य भी खुल करके नहीं कर पाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि पर्दा प्रथा भविष्य में हो। तो क्या आप जो ये न्यू स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं, इनकी तरफ से एक क्वेश्चन मेरा ये पुट हो रहा है कि क्या जो वर्तमान में समय चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, जैसे क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या था, रेडियो हुआ करता था, रेडियो का स्थान टीवी ने ले लिया, टीवी का स्थान मोबाइल में ले लिया, क्या आप सहमत हैं कि लड़कियों के पास मोबाइल रहे? यस सर। कारण समय को उत्तर दी। सर, मोबाइल लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि हम इंटरनेट का किस प्रकार यूज कर रही हैं। जैसे अभी कोरोना काल चला, तो जिन लड़कियों के पास मोबाइल था या जिनके घर में एंड्रॉइड फोन किसी के पास था, तो वो बच्चे
चल पाया। पर जिनके पास मोबाइल नहीं था उनकी पढ़ाई है वो बाधित हो चुकी थी ना कहीं ना कहीं। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेट या जो मोबाइल है उनका हम सही रूप से उपयोग करें। और मोबाइल ज़रूरी है आजकल, क्योंकि हर एक कार्य मोबाइल पर हो रहा है। हाँ, वो बात तो मान ली आपने सही है, लेकिन मिसयूज भी तो हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो आपका मतलब आप इस फेवर में ये होना चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए। यस सर, ये बात कहना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है तो उनके लिए व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब जरूरी थोड़ी ना है। वो यूट्यूब रख सकते हैं या फिर कोई ऐप जिससे वो पढ़ाई कर रही हैं वो अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो मिसयूज नहीं करिएगा। क्या आप अपना खुद का आपके पास अपना लैपटॉप है क्या? जी सर। सरकार से मिला है? जी सर। इनाम में जीता है आपने? जी सर। आप उसे चलाते हो क्या? जी सर। तो उसमें आपने क्या सीखा? सर ज़्यादा मैं मोबाइल ही यूज़ करती हूँ, मोबाइल से मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ। लैपटॉप का इतना यूज़ नहीं किया है। मैं इस पक्ष में हूँ कि लैपटॉप में साथ चलाना चाहिए, ताकि उससे हमें वो उसके बारे में, कंप्यूटर का युग आ गया है ना आगे आने वाला, तो उसके लिए शायद वो भी जरूरी होगा। आप कह रहे हो मैं यूज नहीं करती तो मैं कैसे कैसे काम चलेगा ये? वैसे मैं स्टडी कर रही हूँ तो अभी मोबाइल से वो चीज़ें मुझे नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। मुझे ऐसे लग रहा है, मान लो मैंने आज आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए, आपने रजिस्टर में पुट किए 20 क्वेश्चन, क्योंकि अब आपके आगे लक्ष्य बहुत बड़ा आ गया है ना। तो 20 क्वेश्चन पुट किए, तो हो सकता है कि वो 20 यदि आप कंप्यूटर में लिखे जाके वर्ड फाइल में, तो एक तो आप लिख रहे हो, उससे आपके माइंड में जाएगा, प्लस आपने उत्तर भी उसका लिखा है और शेयर भी किया, यहाँ भी लिखा वहाँ भी लिखा, माइंड में वो क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो आपको कंप्यूटर यूज करना चाहिए, इसका मतलब यूज करना। आप इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते, आप कम यूज करते हो, ये सही बात नहीं है। उसको थोड़ा ज़्यादा यूज करें, क्योंकि आने वाला टाइम है वो कंप्यूटर का ही है। आप सब लड़कियों को यहाँ बैठी हैं, सबके पास तो मोबाइल हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विपरीत परिस्थितियाँ। लेकिन इतना तो है कि ये 2, 3, 4 साल से अपनी खुद की सेव मनी से एक लैपटॉप तो ला सकती है ना, उस पर तो किसी घर वाले को, परिवार वाले को, समाज में किसी को आंच नहीं आएगी। इसमें आपका क्या ख्याल है? सर लड़के की बात अभी तो जैसे पढ़ाई कर रही है तो कहाँ से आएगी, तो घर वालों को ही उनको उपलब्ध करवा के देना होगा एक बार, तो जिससे वो पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, कमाने लायक हो सके, फिर तो वो ला सकती है। वो बच्चे की मतलब इक्विटी पर निर्भर करता है, उसके माइंड पर निर्भर करता है कि वो अपने घर वालों को कितना संतुष्ट कर सकती है इस चीज़ के लिए। सबसे पहले सर संघर्ष खुद को करना होता है, फिर घर वाले साथ देते हैं, पहले कोई साथ नहीं देता है। अपने माँ बाप तक साथ नहीं दे पाते एक बच्चे का। जैसे मैंने पढ़ाई की तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती जा रही थी, कोई ये नहीं कि इतने परसेंटेज आप बनाओगे, हम आपके साथ है, तुम संघर्ष करो, ये नहीं था। पहले जैसे 10वीं का रिजल्ट आया तो उनको लगा कि हाँ ये कर सकती है कुछ, तो उन्होंने मेरा साथ देना स्टार्ट किया। तो आज तक वो साथ देते आ रहे हैं। आपके सामने मुकाम मैंने हासिल किया है, तो पहले जो बच्चे हैं खुद को मेहनत करके दिखाना होगा माँ बाप को कि हम कुछ कर सकते। पहले खुद को मेहनत है, फिर वो आपका साथ जरूर देंगे। जैसे 10वीं मैंने 81.17% अंक हासिल किए थे, तो सबसे जो ज़्यादा मेरे अंक थे तो वो साइंस और मैथमेटिक्स में थे। सबसे ज़्यादा रुचि मेरी मैथमेटिक्स और साइंस में रही थी। आर्ट में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आर्ट लूँगी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आर्ट में, बट घर वालों ने जैसे मुझे आर्ट दिलवा दी। पर मेरे पापा का ये सपना था कि जरूरी नहीं है कि तू साइंस पढ़ रही है तो हर चीज़ तू साइंस में कर सकती है, आर्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो 11वीं में जब मैंने एडिशन ले लिया, क्योंकि पापा को लगता था कि जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो आर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। और कंपटीशन एग्जाम में आर्ट, साइंस और जब सबसे जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो आर्ट से ही पूछी जाती हैं, और वो चाहते थे कि मैं आर्ट लूँ, आर्ट में भी पढ़ूँ, और दोनों सब्जेक्ट्स में आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स चीज़ें समाज स्तर से मैं पढ़ती जाऊँ। तो उन्होंने मुझे आर्ट दिलवा दी। अब आर्ट में मुझे 1 महीने तक तो मैं साइंस की किताबें भी साथ में पढ़ती थी, और मुझे उम्मीद थी कि मैं अभी साइंस में जा सकती हूँ। साथ
किया था 11वीं में, और वो भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हमारे नहीं था। और 10वीं तक मैंने सामाजिक में जैसे 65 नंबर आए थे 10वीं में, तो नॉर्मली थे, मतलब पास ही हुई थी उसमें तो। और फिर भी मैंने 0 लेवल से स्टार्ट करके और 12वीं में 86% अंक हासिल किए थे। तो इस बात से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप जैसे बहुत नीचे स्तर है आपका किसी चीज़ में, तो मेहनत करके आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि हर चीज़ रुचि पर निर्भर हो। जैसे जिनकी हमें कई अवसर ऐसे आ जाते हैं जिसे हम वो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, फिर भी उनमें कोशिश करके हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये बात सही है आपकी। देश की 90% जॉब आर्ट से निकलती है, क्योंकि आर्ट एक कला से निकलती है, जाहिर सी बात है ये। और साइंस के स्टूडेंट्स भी जाते हैं, वो भी करते हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। ये भी बात मैं मानता हूँ, इस बात से आपकी सहमत हूँ कि आपने यहाँ तक आने 0 से आप मतलब +1 के बाद 0 मानेंगे हम तो, 0 से उठ के आप यहाँ तक पहुँचे हो, बहुत ही अपार खुशी है इस संस्था को। अंत का क्वेश्चन है मेरा इस आपके पूरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आप सबके लिए सामूहिक संदेश क्या देना चाहेंगे? सभी जैसे बच्चे हैं तो मैं उनको सबसे जो बड़ा संदेश देना चाहूँगी वो नियमित अध्ययन और सेल्फ स्टडी को देना चाहूँगी। और सेल्फ स्टडी जीवन में बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम कोई 10 किताबें पढ़ रही हैं और एक किताब अलग है जैसे, और तो 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को हम बार बार पढ़ें, उनको माइंड में सेट कर लें। तो ये संदेश देना चाहूँगी कि नियमित रूप से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें। और समस्त जो प्रबंधन है उनसे मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि जिस प्रकार आज तक आप पढ़ाते आए हैं, टेस्ट लेते आए हैं, उसी प्रकार और भी पढ़ाते जाए और भी मेहनत करवाते जाए बच्चों को। और मैंने जैसे आज रिकॉर्ड बनाया है तो ये रिकॉर्ड है वो अगले वर्ष टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बार पुनः मैं इस साला परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे गर्व है कि आप इस परिवार के स्टूडेंट हो, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो सपना मैं पिछले 12 साल से देख रहा हूँ वो सपना मेरा आपने रात 8 बजे पूरा कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा मुझे खुशी है, क्योंकि कुछ खुशियाँ बयान नहीं की जाती, सिर्फ एहसास करवाई जाती है। क्योंकि हम एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और यहाँ से हमें सबका देखना होता है किसका क्या है। सब बच्चों ने मेहनत की, टॉप 10 के अंदर सबका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का अंतराल रहा है, तो सबने अपना संघर्ष किया। और सभी तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ मन से बधाई संदेश देना चाहूँगा इस संस्था परिवार की तरफ से, क्योंकि हमारा जो अगला मिशन है वो शुरू हो चुका है 2021-22 का, और आपका भी भविष्य उज्जवल हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका भविष्य वह बहुत ही उज्जवल है। सभी संस्था परिवार का, सभी आपके परिवार का, सभी जितने भी अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं इस परिवार से, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप निरंतर उन्नति करते हैं। इसके साथ आपके पापा जी के साथ में मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संस्था के साथ हर टाइम में मैंने रात को 11 बजे भी फोन कर दिया, तो उन्होंने इस संस्था को अपना टाइम दिया है, चाहे कहीं भी हो। लेकिन 5 मिनट के लिए मैंने कहा आपको आना है, अभी तो आना है तो आना ही। अभी मैंने 12:15 लगा तो आप 12:15 मिनट पहुँच गए। ये पंचुअलिटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद समय का पाबंद आदमी, समय पर ही काम करना पसंद करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी मुझे आपके परिवार की तो सबसे बड़ी बात विशेष ये रही कि आप समय की पाबंद, पंचुअलिटी आपके परिवार में यूं नहीं कि जो काम आज आपको वो आदत नहीं है। इस वजह से कुछ इस सफलता के अंदर ये भी कारण आपके रहे हैं कि आपके परिवार का जो साथ आपके साथ बहुत बड़ा साथ है। जब आपका परिवार का आपके साथ है और परिवार वालों ने हमें सपोर्ट किया, तो फिर इससे क्या है, तो सबने मिलकर एक नई सफलता को हमने यहाँ पर गढ़ दिया है। इसके लिए यहाँ पर जो द्वितीय स्थान हासिल किया है अंजना जाखड़ ने, मैं उसको भी बधाई देना चाहूँगा। यहाँ बैठी है तो मंच पर आके यदि 2 शब्द कहना चाहे तो मंच से बोल सकती है। अभी अंजना जाखड़ जो सेकंड पोजीशन पे है इस संस्था में 79.20% मार्क्स के साथ दूसरा स्थान इसने हासिल किया है।